अंडरस्टैंड आपको सभी कुछ रिलेशनल डेटाबेस मोस्टली सारे बैंक में यूज होता है। रिलेशनल डेटाबेस का सर मुझे पूरा क्लियर है एकदम से बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया। हाँ या गवर्नमेंट वेबसाइट जहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस इट क्रिएट्स ये मैनेज करके हाँ वेब सर्विस में डेटाबेस हेलो इसलिए बैंक में स्टेटमेंट हायरार्किकल डेटाबेस मतलब होता है क्या, डेटाबेसेस जब होगा तो मल्टीपल टेबल्स होगा और उसका टेबल्स का रिलेशन कैसा होगा, पेरेंट चाइल्ड का कैसा होगा। इट्स लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर। हायरार्किकल डेटाबेस हायरार्किकल मतलब ट्री स्ट्रक्चर जब बनता है ना तो हायरार्किकल, जैसे तुम्हारा फैमिली ट्री होता है, यस सर तुम्हारा पापा, उसके बाद तुम, फिर तुम शादी करोगे, तुम्हारा भी नन्ना मुन्ना कोई आएगा। तो ये क्या है कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। ऊपर में आप नहीं आ पाओगे, आपको ऊपर में फादर सर कैमरा लग बे किसे चलो। एग्जाम में हेलो क्या हुआ? अरे भाई एक स्टूडेंट का एग्जाम के लिए मैं पूरा लैब थोड़ी ना उसको अलॉट करूंगा। अभी मैं क्लास बंद करके एक स्टूडेंट के लिए पूरा लैब दे दूं क्या? मतलब ये पॉसिबल है? तो वाइवा मैं किसी एक मशीन में बैठा दूंगा, जहाँ पे किसी भी जगह बैठा सकता हूँ वाइवा के लिए, वो फ्रंट ऑफिस हो या फिर काउंसिल का मशीन हो, लेकिन लैब में मैं कैसे दूंगा? क्लास चल रहा ऑलरेडी उस लैब में। नहीं कर सकते ना, अभी तो पीक आवर है, अभी तो लैब पूरा भरा हुआ है। फर्स्ट हाफ में आप बोले थे फर्स्ट हाफ में हम लोग करवा रहे हैं, बट फर्स्ट हाफ में तो बैचेस भी रहते हैं ना। अभी कोई लैब खाली, कौन लैब खाली है क्या? कोई लैब खाली भी नहीं है जहाँ पे मैं उसको एक अकेला बैठा करके फैकल्टी सिस्टम में बैठा दूँ। हाँ कुछ भी না না ওই কথা বলছি এইভাবে সম্ভব না। हाँ और कुछ क्वेश्चन है किसी का? Yes sir. हाँ बोलो। Sir, all field of the data must be a fielded. এইটা স্যার একটু ভালো করে একটু বুঝিয়ে দিবেন। रिलेशनल डेटाबेस जब भी होगा तो जितने सारा फील्ड होगा उसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू डालना ही डालना पड़ेगा। आप किसी भी सेल को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। কেন স্যার এটা কি কোনো স্পেসিফিক রিজন আছে, ব্যাকএন্ডে কি কোনো কিছু কাজ করছে নাকি সেই জন্য? হ্যাঁ ওটা স্কিমাই ওরকম না, যা স্কিমাতে ডিফাইন করে দেওয়া হয়েছে সেটা তোমাকে ফিল করতেই হবে। ফর এক্সাম্পল লাইক ইউ আর রানিং সাম সিনট্যাক্স কমান্ড, তুমি কমান্ড খুলছো, তো তুমি যদি কমান্ড দিয়ে বলবে যে আমি একটা ডিরেক্টরি তৈরি করব বা ফোল্ডার তৈরি করব, তো কিছু প্রি ডিফাইন্ড কমান্ড আছে, যে কমান্ড দিয়ে তোমাকে যে কমান্ডটা চালাতে হবে, অন্য কমান্ড দিয়ে কিন্তু ফাইল বা ডিরেক্টরি করতে পারবে না। তো সেরকম এখানে আগে থেকে স্কিমাতে ডিফাইন করা আছে যে দ্যাট ইজ দ্য কলামস অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য রোজ, আর এখানে তোমাকে এই জায়গায় রোল নাম্বার থাকলে রোল নাম্বার এন্ট্রি করতেই হবে। কোনো স্টুডেন্টের যদি থাকে ডেটাবেস, তাহলে রোল নাম্বারের জায়গাটা তুমি ব্ল্যাঙ্ক ছাড়তে পারো না। যদি রোল নাম্বার না পায় স্টুডেন্ট, তাহলে তার জায়গায় তোমাকে নীল লিখতে হবে। ইউ মাস্ট টু ফিল দ্য সেল, যে সেলটা আছে সেটা তোমাকে ফিল করতেই হবে। हाँ, जैसे आप जब कोई फॉर्म फिलअप करते हो, कोई एडमिशन का फॉर्म फिलअप करते हो, देखोगे वहाँ पे आपको हर फॉर्म में फिलअप करना ही पड़ेगा, आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर कोई जगह में आपका कुछ लिखने का नहीं है, वहाँ पे लिखना पड़ेगा नॉट एप्लीकेबल NA, आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह का ही है यहाँ पे। एनीथिंग एल्स? What is object oriented database?
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस उस तरह का डेटाबेस को बोलते हैं जो डेटाबेस प्रोग्रामिंग में यूज होता है। प्रोग्रामिंग में यूज होता है, जैसे आप C या C++ करते हो, उसमें जावा यूज करते हो, तो वहाँ पे जो डेटाबेस काम करता है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ओके, सो दीज आर द ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है कि एक डेटा के साथ दूसरे का एक रिलेशन होगा, कनेक्टिविटी होगी, ठीक है। मतलब हो सकता है कि एक डेटाबेस मल्टीपल टेबल्स में होगा, तो हर एक टेबल का क्या होगा, कनेक्टिविटी होगी। कोई एक प्राइमरी की होगा जो कनेक्ट करेगा सभी डेटाबेस को। ये है एक फीचर रिलेशनल डेटाबेस। जैसे हम लोग बैंकिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग जब कोई ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं तो वहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस यूज़ होता है। ATM वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस यूज़ होता है, बिकॉज काफ़ी इन्फॉर्मेशन उन लोगों को रखना पड़ता है, मल्टीपल टेबल क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन एक यूज़र का या अकाउंट नंबर का हर टेबल में एंट्री होता है, दैट इज ए प्राइमरी की, जिससे किसी भी यूज़र का हर इंफॉर्मेशन वो निकाल सकता है कि वो कब ट्रांजेक्शन किया था, क्या ट्रांजेक्शन किया था, कितना पैसा ट्रांजेक्शन किया था, किसको ट्रांजेक्शन किया था, क्योंकि एक टेबल में इतना इंफॉर्मेशन आना मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे इस जगह में हम लोग रिलेशनल डेटाबेस को यूज करते हैं। एनी अदर क्वेरीज? नो सर। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट था वो था नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस या नो सीक्वल डेटाबेस ही बोलते हैं इसको। इसका मतलब ही हुआ इट्स अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस दो तरह का हो सकता है ना, तो ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। तो AWS दोनों तरह का डेटाबेस को सपोर्ट करता है, रिलेशनल भी सपोर्ट करता है और नॉन रिलेशनल भी सपोर्ट करता है। ओके, तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस का या नो एसक्यूएल डेटाबेस का भी कुछ फीचर्स है, ठीक है। और इसको कहाँ पे यूज किया जाता है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कॉपी में, ठीक है। और इसको क्यों यूज किया जाता है ये भी आप लोग लिखे हो। तो पहले फीचर्स के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लो एक एक करके पॉइंट, तो समझ में आएगा कि क्या है ये। हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग पॉसिबल है सर नॉन स्कैन, बट उसमें नहीं था, वो वर्टिकल वो इंक्रीज करेगा, मशीन की कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा। हॉरिजॉन्टली स्कैनिंग सपोर्ट नहीं करेगा, वर्टिकली नहीं सपोर्ट करेगा। मच यहाँ पे यही है बेस्ड फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। डेटा रिट्रीवल, डेटा रिट्रीवल मतलब डेटा को फेच करना, निकालना, है ना। कैसीन रुद्रा दी कैसीन। जैसे आप अभी स्कूल में जाओगे, जहाँ से आप प्राइमरी क्लास 4 पास किए थे, तो वहाँ से अपना डेटा अगर मांगोगे तो स्कूल आपका डेटा को रिट्रीव करेगा, निकालेगा, बिकॉज काफ़ी ओल्ड डेटा है। मैनुअल सिस्टम कर सकते पहले हम लोग, कंप्यूटर में करते नहीं थे, तो फाइल में नहीं मिलेगा। सर क्लियर है, क्लियर है सर ये बेस्ड फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का जो लाइन है, ये एनालिटिकल प्रोसेसिंग एनालिटिकल प्रोसेसिंग मतलब जहाँ पे हम लोग R&D करते हैं या फिर कोई रिसर्च करते हैं, जहाँ पे कुछ एनालाइज करते हैं, कुछ लाइक दैट। ये सर जो ये सारे डाटाबेस है, MongoDB, कैसीन्द्रा, They are the examples of NoSQL databases. इसमें Non-relational database non-relational एग्जाम्पल क्या है ना, ये कैसेंड्रा है जो फेसबुक यूज करता है, DynamoDB है, PostgreSQL है, ओके, Redis है, Raven है, ये सब डेटाबेसेस है। ये सब डेटाबेस का नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम है। और ये किस तरह का डेटाबेस है? NoSQL डेटाबेस।
एसक्यूएल डेटाबेस का एग्जांपल क्या था? एसक्यूएल डेटाबेस का भी एग्जांपल था, हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना? यस सर। हाँ, क्या क्या था? क्या क्या था? ये सब क्या है? These are the examples of what? Relational data, है ना? जैसे MySQL हो गया, Microsoft SQL सर्वर हो गया, है ना? IBM का भी खुद का प्रोडक्ट है DB2 बोल के, और Oracle का भी सॉफ्टवेयर भी तो database। एसक्यूएल सर्वर क्रिएट करना पड़ता है। सो ये सब आपका एग्जांपल है किसका? रिलेशनल डेटाबेस। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है MySQL जो यूज होने वाला डेटाबेसेस। नो एसक्यूएल का मतलब है जहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस नहीं होगा। ठीक है, ये कोई सॉफ्टवेयर को आप डिफाइन नहीं कर रहा है, ये बताना चाहता है कि टाइप क्या है। ये क्या बोल रहा है कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस कैसा होगा, मतलब नो एसक्यूएल, रिलेशन नहीं है, किसी टेबल के साथ दूसरा टेबल का उस तरह का रिलेशन नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, कोई स्कीमा डिफाइन नहीं है सर ये इंडिपेंडेंट है। डेटाबेस नहीं है जहाँ पर रैशनल और नॉन रैशनल दोनों सपोर्ट करता हूँ। हाइब्रिड का बात बोल रहे हैं। हाइब्रिड मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है जो फीमेल मेल दोनों है, मतलब ऐसा बोलना चाहते सर नहीं है। है सर वैसा नहीं है? ट्रांसजेंडर ज्यादा हो गया। देखो सिंपल सा बात है कि मैं जब कोई डेटाबेस यूज करूंगा तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मैं किस तरह काम करने वाला हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या चूज करूँ। अभी तुम पूछ रहे हो कि मेरा ऐसा कोई फोन नहीं है जिसमें एंड्रॉयड और आईफोन का सॉफ्टवेयर दोनों चले, ये क्या बात है? एंड्रॉइड ओएस भी ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जिसमें विंडोज और लिनक्स दोनों साथ में चले, चाइना निकाल सकते हैं सर। ये कोई बात नहीं होगा। तुम्हारा प्लेटफॉर्म क्या लोगे, Yes, तो sir. एक ही प्लेटफॉर्म तुमको लेना पड़ेगा ना। Yes, sir. या लोगे तुम रिलेशनल या फिर लोगे नॉन रिलेशनल। चलो पहला एग्जांपल गलत है, दूसरा एग्जांपल ठीक है, तीसरा एग्जांपल ठीक है, इंसान का दे दिए ना। ठीक है, क्लियर? तो आपको कोई एक लेना है, ओके सर। इसमें कंफ्यूजन का कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं जैसे आप एक मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो चूज करते हो ना कि कौन सा ओएस डालना है आपको, विंडोज डालना है, विंडोज का ये वर्जन डालना है, लिनक्स डालना है, लिनक्स का ये वर्जन डालना है। दोनों एक साथ डाल सकते हैं क्या? नहीं, तो सर। दोनों में एक साथ काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कर सकते हैं अगर वर्चुअली में करूँ तो। एक ही मशीन के अंदर आप रिलेशनल भी रख सकते हो, नॉन रिलेशनल भी रख सकते हो, लेकिन एट टाइम एक ही में काम करता है। जो डुअल बूट होता है वो क्या होगा? दो मतलब विंडोज 7 और विंडोज 10। डुअल बूट है मतलब उसका दो मतलब ये है, दो तरह का चेहरा है, कभी वो दिन होता है, कभी वो रात होता है, नहीं सर, ऑप्शन देता है चूज करने के लिए विंडोज। लेकिन दोनों साथ में आप यूज नहीं कर सकते। यस सर। रात और दिन दोनों एक साथ नहीं होगा। डुअल बूटिंग में यही है कि आप बोलोगे कि मैं डुअल बूटिंग में एक में रखा हूँ रेड हैट और एक में रखा हूँ विंडोज सर्वर, तो आपको दोनों में से कोई एक ही चूज करना पड़ेगा। सिस्टम आपको बोलेगा चूज करने के है तो लिए रात हो गई। एनी वन, शाम को है, सब है। दोनों एक साथ चूज कर पाओगे? शाम को है, नहीं कर पाओगे। सुबह को है, रात्रि को है, क्लियर? 4 बजे। और कुछ क्वेश्चन? कौन सा सर? अच्छा, इसमें से कोई ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई पॉइंट? हाँ, 10 बजे। क्लास रेडिस सॉफ्टवेयर का नाम है, रेडिस ये भी सॉफ्टवेयर का नाम है। डायनामो जैसे इंसान का नाम होता है ना, तुम अजय हेला हो, बगल वाला तुम्हारा अमलान कुंडू है, इंसान ही है, लेकिन सबका अलग अलग पहचान है, नेचर है। तो ये भी सॉफ्टवेयर ही है, ये सब सॉफ्टवेयर्स है और नॉन रिलेशनल सॉफ्टवेयर्स है, लेकिन सबका अलग अलग यूज करने का तरीका है। नो एसक्यूएल होना सर। और कुछ नो एसक्यूएल को क्यों है? नो एसक्यूएल मतलब होता है नॉन रिलेशनल डेटा, तुम्हें नॉन रिलेशनल डेटाबेस चल रहा है। ठीक है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। क्लियर? अच्छा, फैजान का रिलेशनल डेटाबेस है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी 4 तरह का होता है। अगर कोई पूछे आपको कि एसक्यूएल या नो एसक्यूएल कौन सा फर्स्ट ज्यादा है,
नॉन एसक्यूएल सर, नॉन एसक्यूएल सर। रिलेशनल एस्टेब्लिश नहीं हो रहा कार्ट एमेजोन ये सब यही यूज़ करता है। है। अब जैसे कैसेंड्रा जो बोले फेसबुक में होता है, तो हम लोग तो एट ए टाइम चलते हैं, तो एट ए टाइम ही लॉगिन हो जाते हैं, तो सेकंड्स विद इन मिली सेकंड में हो जाता है। नहीं, फेसबुक में सिर्फ लॉगिन का डेटा नहीं रहता, आपका सब डेटा रहता है। आपका फोटो होता है, आपका वीडियो होता है, बट सर क्या वो आपका रिलेशनली चैट होता है, आपका कमेंट्स होता है, लाइक व्यू सब्सक्राइबर आपका लोकेशन ट्रैकिंग रहता है कि आप कहाँ से कब कब क्या क्या एक्सेस किए हो। किससे किससे बात की है। सभी कुछ डेटाबेस में ही तो स्टोर होता है। एट ए टाइम बात ही नहीं करते। ओके, तो ये 4 तरह का होता है। कलम बेस्ड होता है, कलमनर बोलते हैं इसको, डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, की वैल्यू बेस्ड होता है, ग्राफ बेस्ड होता है ना, डिफरेंट तरह का होता है। तो एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि कौन सा NoSQL डेटाबेस किस कैटेगरी में आता है, तो कैसेंड्रा और HBase जो है वो कलमनर डेटाबेस है। जो कलमनर डेटाबेस होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, बिकॉज ये कलम वाइज काम करता है। बट प्रैक्टिकली जो डेटाबेसेस होता है, रिलेशनल डेटाबेसेस, वो आपका रो वाइज काम करता है। एक डेटा आपका फुल डेटा रॉ में होता है, कि पहला जो है वो फील्ड है रोल नंबर का, उसके बाद नेम का, उसके बाद है उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका कोर्स क्या है, उसका ट्रेनर का नाम क्या है, उसको कितना मार्क्स मिला है मॉड्यूल 1 में, फादर कितना मार्क्स मिला है मॉड्यूल 2 में, उसका फादर्स का नाम क्या है, उसका आधार कार्ड का नंबर क्या है, उसका पैन नंबर क्या है। तो ये पूरा रॉ में ही है। बट इसमें कैसा रहता है, इसमें कलम में होता है, एक्सेल सीट की तरह। एक्सेल शीट रॉ में ही रहता है। जो टेबल जो होता है ना, टेबल जब बनता है तो रो और कलम दोनों मिला के बनता है। गुड मॉर्निंग उसमें सर। ऐसा नहीं है कि कलमनर में रो नहीं रहता, उसमें भी रो रहता है। बट प्रैक्टिकली इसका फोकस कहाँ पे रहता है, आपका कलम में रहता है। वो कलम वाइज सर्च करता है किसी डेटाबेस में। किसी डेटा को आप सर्च करोगे तो कलम को सर्च करेगा, रो को नहीं। ठीक है, बोलो सर। না ওই বলছিল সাইন করতে হবে। এটা প্রায় একটা ব্ল্যাক হয়ে গেছে কেন নিচে? কোথায় স্ক্রিনটা মনে হয় ফুল স্ক্রিন নেই। ও এখানে কিছুটা রয়েছে। তো কি লেগে ভাই? ও তুমি যা নোটস লিখেছো সেগুলো সব লিখে নিয়েছো? ভালোই করেছো। বাহ, শুভ চিন্তা। अब कलर शेड बहुत सही है। না আমি আর ওয়ান টাইম ওয়ান। सर वाली रिलेशनल डेटा में साइन करेंगे सर। एट ए टाइम एक कॉलम भरेंगे। एट ए टाइम कॉलम भी बनना है, रॉ साइन ओके, सो ये डेटा है, समझ लो डेटाबेस है। ये डेटाबेस टेबल में है इंफॉर्मेशंस लाइक दैट इज ए एम्प्लॉय आईडी, और ये आपका नेम है, और ये सैलरी है। उसका सैलरी समझ लो है कितना, 10,000, और इसका समझ लो एज, कितना उम्र हो रहा है वो, दूसरा एम्प्लॉय है, समझ लो ये, इसका सैलरी है, समझ लो नहीं, एम्प्लॉय है कि तो अलग होगा। ये है निक्की, इसका सैलरी जितना कम उम्र है उसका सैलरी ज़्यादा है। सर एक्सपीरियंस वाला ज़्यादा मिलना चाहिए था। तो ये जो आप टेबल देख रहे हो, इस टेबल को किस तरह से यूज़ किया गया है,
किस फॉर्मेट में यूज किया गया? कॉलम वाइज नहीं, ये रो रो वाइज, बिकॉज आप अगर एक देखोगे यहाँ पे यूजर का इंफॉर्मेशन कैसा है, यस है ना, ऐसा है रॉ में, इसको रॉ बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रो कॉलम नीचे और ये ऊपर से नीचे जो आ रहा है उसको कलम बोलते हैं। ये होके ही क्या बनता है, टेबल बनता है। ओके, ऐसा होता है। ओके, नॉर्मल डेटाबेस में क्या होता है, नॉर्मल डेटाबेस में आपका इंफॉर्मेशंस इस तरह से सेव होता है, जैसे ये, उसके बाद क्या है एज, उसके बाद क्या है, तो कोई स्पेसिफिक ये नहीं रहता कि जो जिससे मेजर कर सके ये नेम है ये। हाँ, उसके बाद इसे यहाँ पे लिखा होता है क्या, 0 0 2, ठीक है। और ये नॉर्मल डेटाबेसेस इस तरह से रॉ फॉर्मेट में होता है। दूसरे का क्या नाम था, पिंकी। तीसरे का क्या नाम, एज कितना था, 21 11,000। और इसके बाद इधर में और होता है आपका समझ रहे हो, ये हो गया रॉ फॉर्मेट, इस तरह से होता है। डेटा सेव होता है डेटाबेस में इस तरह से, नॉर्मल डेटाबेसेस में। निक्की ना, अभी आप सोचो कि इस डेटाबेस में आप अगर कुछ पर्टिकुलर चीज को सर्च करते हो, ऐसे इस तरह का डेटाबेस में, जैसे आप जानना चाहते हो कि हाईएस्ट सैलरी किसका है या लोएस्ट सैलरी किसका है ना, या कितना है, तो उसको सर्च कैसे करना पड़ेगा, उसको एक एक चीज सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर यहाँ देखेगा इसमें भी नंबर लिखा हुआ है, इसमें भी नंबर लिखा हुआ है, तो ये सोचेगा ये सबसे कम है, चलो इसमें भी नंबर है, ये भी सबसे कम है। इसमें प्राइमरी की कोई यूज नहीं हो रहा है। यूज हो रहा है, कोई तो 0 अलग बात है, लेकिन उसको टाइम लग रहा है सर्च करने में। ये नॉर्मल डेटाबेसेस में होता है, जो रॉ फॉर्मेट में। बट कॉलमनर डेटाबेस जो होता है वो काफी फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, वो क्या करता है ना, वो कलम वाइज डेटा को सेव करके रखता है। ऐसा एक कलम है जहां पे क्या लिखा हुआ है, जहां पे क्या लिखा है, प्राइमरी कीज एम्प्लॉई कोड, और एक कलम है जिसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ? और एक कलम जिसमें क्या लिखा हुआ है, और एक कलम जिसमें क्या लिखा हुआ है, ফোনের ক্যামেরা অন করিয়ে দিতে বলেছে। ऐसा है। यस इसमें सर्च बहुत फर्स्ट होगा। क्यों सर्च फर्स्ट होगा, ये हर एक का नाम है। जैसे ये आपका एम्प्लॉय कोड है, इस कलम का नाम क्या है, एम्प्लॉय आईडी, इसमें क्या लिखा हुआ है, नेम, इसमें क्या लिखा हुआ है, एज, इसमें क्या लिखा हुआ है, सैलरी। जैसे अभी कोई बंदा सर्च कर रहा है क्या कि लोएस्ट सैलरी कितना है, तो वो इस सब में जाएगा ही नहीं, कहाँ पे चला जाएगा वो, मतलब स्पेसिफिक हेडिंग्स में उड़ा रही है फर्स्ट हो गया ना। एकदम सर। तो इस तरह से डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, और यहाँ पे काम जो होता है काफी फास्ट होता है। देयर इज एग्जांपल ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस, और जो कॉलमनर डेटाबेसेस होते हैं वो इस तरह का ही फॉर्मेट यूज करते हैं। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? हाँ, अगर मैं इन डेप्थ में जाऊँ तो कॉलमनर इस तरह से काम करता है। इसमें से एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है जैसे एज बेस्ड डेटाबेस जो है कॉलमनर डेटाबेस यूज करता है। कैसेंड्रा जो है, जो अभी फेसबुक के साथ टाई अप कर लिया है, उसका इस तरह का डेटाबेस यूज करता है। सेकेंड वाला डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस भी होते हैं। डॉक्यूमेंटेड
डेटाबेसेस कैसा होता है ना, अच्छा यहाँ पे तो एग्जांपल दिया ही हुआ है, अच्छा वेरी गुड, ये तो लिखे भी हो आप। डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस क्या होता है? It makes easy for developers to store any query data in a database using same document model format they are using their application. It is based for catalog storing, stores semi-structured data. Data is stored in JSON and XML format. तो JSOन हम भी देख रहे हैं, जब भी लॉगिन करते हैं वहाँ JSOन दिखाता है, तो आपको AWS साइड में अलग बात है। जेसन एक तरह का तुम्हारा कोडिंग है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो जावा स्क्रिप्ट में चलता है। जेसन का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट और नोटेशन कुछ ऐसा है। तो वो जावा स्क्रिप्ट एक कोडिंग है। आप अगर किसी तरह का कोडिंग करना चाहते हो या कोई पॉलिसी जनरेट करना है तो जेसन में मुझे स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट का एग्जांपल क्या है? मोंगोडीबी, काउचडीबी एंड रेवनडीबी। तो मोंगोडीबी भी काफी पॉपुलर है, तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को यूज करते हैं। ये होना है सही। अच्छा ठीक है, होने दो। तो मोंगोडीबी क्या है? डेटाबेस है। ऐसे तुम इधर बैठो यहाँ पे मेरे सामने पीछे। अच्छा, डॉक्यूमेंट डेटाबेस का यूज क्या है? कहाँ पे ये मोंगोडीबी वगैरह यूज होता है? क्या लगता है कहाँ पे यूज होता है? यहाँ पे पॉइंट्स काफी तरह लिखा हुआ है, आपको क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पॉइंट्स पढ़ो। डेटा स्टोर तो करता है सभी डेटाबेस, रिलेशनल हो, नॉन रिलेशनल हो, मोंगोडीबी हो, एसक्यूएल हो, मायएसक्यूएल हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्यूएल हो, कैसेंड्रा हो, जो भी डेटाबेसेस है सभी डेटा स्टोर करेगा और मैनेज करेगा, इसका काम ही है। लेकिन सबका काम करने का तरीका अलग है, इसलिए उसको अलग अलग नाम दिया गया है। वैसे भी डॉक्यूमेंटेड भी अच्छा है। एक डॉक्यूमेंट जैसे आपका डॉक्यूमेंट है, आपका सारा डिटेल एक डॉक्यूमेंट में सेपरेट रहा। हाँ, वैसे कंटेनर बना करके डॉक्यूमेंट में भी रखता है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे जो यूज होगा ये डेवलपर के लिए यूज होगा। डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस किसके लिए है? डेवलपर्स के लिए। डेवलपर्स मतलब क्या बोलना चाहता है ना यहाँ पे, जैसे मैं बोलता हूँ आपको यहाँ पे, वो जापान में सर दिए हैं, नेटफ्लिक्स और अमेज़न वेब सर्च। तुम डराओ मत हमको नहीं। आप ही तो नोट कर। अरे हम नहीं लिखे, वो तो अभी एआई करता है सारा काम। अभी हमारा एफर्ट काफी कम हो गया है, मैं सिर्फ लिख दूंगा सब एआई कर देगा, लेकिन समझाना हम ही को पड़ेगा, एआई समझा नहीं पाएगा, है ना? सर ऐसा बात नहीं, वॉइस आपका सर वो एफर्ट। फिर तो इतना पैसा बेकार खर्चा कर रहे हो जितने में। सर आपको एफर्ट में बेवकूफ हो तुम। सब्सक्रिप्शन ले लो सर, AI का एक करके। महीना में लाखों रुपए देना, यही सब बता देगा। जो 3000 मेरा महीना में लाख। सो डॉक्यूमेंट डेटाबेस कैसा होता है ना? डॉक्यूमेंट डेटाबेस मतलब जब क्रिएट होता है तो यहाँ पे कोई टेबल फॉर्मेट में या रॉ फॉर्मेट में नहीं होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होता है। जैसे आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्म आपको दिया गया है जहाँ पे आपको लिखना पड़ रहा है, क्या नाम लिखना पड़ रहा है। বলছি যে অঙ্গন हाँ, তো পাস করেনি, এবার এই মাসে তো ব্যাচটাই মডিউল 2 তে বসছে, हाँ, তো কি দুটোই নাম পাঠাবো, মড 1 মড 2? हाँ। তো কিভাবে পাঠাবো? মড 1টা আলাদা করে একটা লিখে দেবো, ডাবল লিখবো নামটা? ठीक है, इस तरह का टेबल बोला है, ऐसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में देता है। जरूरी नहीं कि सब डॉक्यूमेंट सेम फॉर्मेट में हो, मतलब सेम ही हो उसका पैरामीटर, बिकॉज इसमें कोई स्कीमा पहले से डिफाइन नहीं है कि यही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पे नेम, एज, एजुकेशन हो गया, यहाँ पे हो सकता है कि उसका आधार कार्ड का नंबर देने का ऑप्शन यहाँ पे रखा है, पैन यहाँ पे दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे बोल सकता है कि आपको हॉबी क्या है बताइए, है ना? तो जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हो ऑनलाइन, एक एक पेज आता है, एक फॉर्म फिलअप करते हो, फिर नेक्स्ट करते हो, दूसरा पेज आ जाता है, तो वो कैसा फॉर्मेट में है? डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, है ना? तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी डेटाबेस रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज
ऐसा भी इंफॉर्मेशन है या फिर डेटा है जो मुझे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही शो करना पड़ेगा यूजर। फॉर एग्जांपल लाइक आप जैसे फ्लिपकार्ट ओपन करते हो या फिर आप अमेजन ओपन करते हो, तो वहां पे क्या लिखते हो? लिखते हो शूज, एंटर मारते हो तो क्या आता है? सिर्फ शूज का नाम आता है? नहीं, क्या क्या आता है? पूरा कैटलॉग, साइज, कलर, उसका पूरा कैटलॉग आता है ना। अगर ये शूज एडिडास का आया है तो उसका पिक्चर आएगा, उसका प्राइस आएगा, उसका रेटिंग, सब कुछ उसके बारे में होगा। इसका मतलब पूरा कैटलॉग दे रहा है। और ये कौन सा डेटाबेस इसका बैक एंड में काम कर रहा है? डॉक्यूमेंट डेटाबेस काम कर रहा है, इसलिए आपको इस तरह का आउटपुट मिल रहा है। अदरवाइज ये आउटपुट नहीं दे पाएगा दूसरा डेटाबेस। इसके पास पूरा इंफॉर्मेशन है एज ए डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, कैटलॉग है हर एक चीज का, हर एक एंटिटी का। बैक एंड में जो डेटाबेस यूज हो रहा है दैट इज ए डॉक्यूमेंट डेटाबेस। ठीक है, समझ में आया? क्या बोल रहे थे? मारिया बोल रहे तो नेटफ्लिक्स में भी सेम है। आप जब कोई मूवी सर्च करते हो जहाँ पे वीडियो वगैरह होता है, वहाँ पे भी आपको मूवी का सिर्फ नाम नहीं आता, मूवी का वो टाइटल पिक्चर आ जाता है, उसका रेटिंग आ जाता है, सभी कुछ आ जाता है। हाँ, उसका डायरेक्टर का नाम क्या है, उसका एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, विलेन कौन है, उसका कुछ स्टोरी, बेसिक स्टोरी आ जाता है कि क्या है इसका स्टोरी। ये सारा कुछ ये पूरा कैटलॉग फॉर्मेट में तभी पॉसिबल है आपको शो करना जब वो डेटा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव है। तो डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस भी यूज होता है इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कैटलॉग का फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है। यस। या फिर आप जब कोई ब्लॉगिंग करते हो कोई ब्लॉग देखते तो होगे ना? हाँ, तो वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यूज होता है, बिकॉज वहाँ पे भी ब्लॉग लिखते हैं हम लोग यस। और वो अपने पास रखते हैं डेटाबेस, और उसके अकॉर्डिंग कोई अगर कमेंट्स कर रहा है या गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो भी डेटाबेस में सेव हो जाता है। इतना क्यों फंसते? महीने में एक दिन आते ही सिर्फ फंसने के लिए। हाँ? ये डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। और तो कुछ भी नहीं है पीछे, और कुछ नीचे में है क्या? होगा सर, शायद वैल्यू करने से होगा। की वैल्यू डेटाबेसेस है डिफरेंट। मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा लेक्चर ना, तो एआई में देख वॉइस मोड पे चला के वॉइस मोड में। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग ये सब। फिलहाल इतना डेप्थ में नहीं है डेटा। आप लोग तो डीबीएमएस नहीं सीख रहे हो, डीबीएमएस अलग कोर्स ही है सॉफ्टवेयर। हाँ, सर हम लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे, वो कौन सा डेटाबेस में सेव हो रहा है? मतलब जो रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। सर ये किस तरीके का डेटाबेस बोलेंगे सर? सर ये भी तो डॉक्यूमेंट में वासुदेव आर्ट्स वासुदेव आधव ইন্টারভিউ দিতে এসছে, ম্যাডাম বললো আপনাকে কথা বলুন, স্টুডেন্ট ছিল আমাদের ফোন। सर हम लोग इसे डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं, जो ड्राइव है। हाँ क्या बोल रहे हो? ड्राइव सर ये वो जो वो पूछा नहीं अभी क्वेश्चन, क्वेश्चन को क्या पूछा? हाँ क्या पूछ रहे थे वो? क्लास का एक्टिविटी कौन सा डॉक्यूमेंट में सेव होगा? कहाँ कुछ सेव हो रहा है? सेव हो रहा तो फिर तुम लोग एग्जाम में फेल कर देंगे। कहीं कुछ सेव नहीं हो रहा, सब रैम में जा रहा है। सो गए मतलब सब निकल गया। सर आज रोस्टिंग मोड में। ये देखो दो तरह का मेमोरी होता है, एक होता है वोलेटाइल, दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। हम लोग जो भी कर रहे हैं सारा नॉन वोलेटाइल में, सब एनवी रैम में जा रहा है, है ना? जा रहा है ना? याद आता है सर? रोम में जा
ROM सब याद रहता है जो डिस्कस होता है? उसका और ये तो कंटेंट दे रहा है ROM में रख के अंदर ऐसा बात है। ठीक है, कुछ लोग एनबी रैम में रखते हैं, कुछ लोग वोलाटाइल रैम में रखते हैं, अलग बात है। ROM में रखने से सर रीड ओनली मेमोरी में तो ठीक है, फिर हम लोग प्रैक्टिकल में चले। यस सर, एकदम प्रैक्टिकल ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल कैसे करते हैं? बेसिकली आप जिस बैकग्राउंड से हो, यू आर नॉट अ बैकग्राउंड फ्रॉम डीबीएमएस, तो आपको डीबीएमएस में कुछ करना नहीं। डीबीएमएस को तो डीबीएमएस जो करता है काम उसको दे देना है आपको बना करके, वो लोग ऑपरेट करेगा उसको। डेटाबेस मैनेजमेंट आपको नहीं करना है, आपको डेटाबेस मैनेजमेंट को रेडी करके देना है डेटा मशीन के साथ, ये मेरा कनेक्ट कर देना है, उसको मैनेज करो। ये आपका काम है। जैसे कोई अकाउंट्स में बैठ करके सैप में काम करता है, तो आपको सैप सीखना नहीं है, सैप इंस्टॉल करके दे देना है रेडी करके कि भैया ये लीजिए, आप इस यूज कीजिए। इस तरह से डीबीएमएस में आपको कुछ करना नहीं है, डीबीएमएस को कनेक्ट करके दे देना है यूजर को, यूजर वो काम करेगा जो काम करता है। लेकिन बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए ना कि कैसे कनेक्टिविटी करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं डीबीएमएस, यूजर को क्या डीबीएमएस चाहिए होगा। एडब्ल्यूएस में मल्टीपल डिफरेंट तरह का डीबीएमएस है। ठीक है, हम लोग पहले देखेंगे रिलेशनल डेटाबेसेस कैसे यूज होता है। रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल क्या क्या है? ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर है, MySQL है, MySQL तो पॉपुलर है। तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? MySQL यूज करने वाले हैं। ओके, वी आर गोइंग टू यूज MySQL। इसमें क्यों मैं कर रहा हूँ? हाँ, बैंकिंग सेक्टर में है। हाँ, ज्यादातर डेटाबेसेस MySQL में ही चलता है। ठीक है, ये ज्यादा पॉपुलर डेटाबेस है और ये रिलेशनल डेटाबेस है, दैट इज एग्जांपल दिए हुए हैं दैट इज कॉल्ड RDS। ये लोग भी MySQL यूज करते हैं। जैसे आपने बताया कि अमेज़न में कोई प्रोडक्ट यूज सर्च करेंगे, उसका सारा डेटा जो आ जाता है, वो लोग भी MySQL फॉर्मेट यूज करते हैं। अरे अभी तो सर मैंने डॉक्यूमेंट देखो, डेटाबेसेस दो तरह का होता है। तुम्हारा वोलेटाइल में तुम गलत बोल रहे हो, रॉ बोल रहे हो। नहीं सर, कौन सा दो तरह का डेटाबेसेस है। तुम्हारा सवाल क्या है? तुम्हारा सवाल ये है कि Amazon क्या बोल रहे हैं? MySQL यूज करता है। पहला बात तो है Amazon रिलेशनल डेटाबेस यूज करता नहीं है फॉर दिस थिंग्स, दे आर यूजिंग NoSQL डेटाबेस। और MySQL किसमें आता है? रिलेशनल। इसका मतलब वो NoSQL नहीं है ना? अभी NoSQL भी चार तरह का है। ठीक है, क्या क्या है? देखो, देखते हैं, रॉ में रखता है ना, चार तरह का है ना? दो सर जी अभी बता दिए। चार तरह का है कि नहीं? अभी तो डिस्कस हुआ कुछ देर यस सर, पहले। ये दो बता। एक होता है कलमनर, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट, रॉ और रॉ एफबीआई में चलते वो चले। डेटा को रिट्रीव मतलब कैसे कर रहा है वो मेथड रीचिंग करना। अच्छा, वो बोल रहे हैं रॉ। कलमनर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद की वैल्यू होता है, उसके बाद ग्राफ होता है। ग्राफिकल डेटाबेस भी होता है, जैसे वेदर रिपोर्ट बनता है, कैसा दिखता है? न्यूज़ देखे हो ना, कैसा दिखाता है? ग्राफिकल में वो ग्राफिकल डेटाबेस बनाना पड़ता है, तो अलग बात है। तो हमारा जो Amazon है, Amazon का जो नॉर्मल जो शॉपिंग साइट है, वो उसका बैकएंड में जो डेटाबेस चलता है वो डॉक्यूमेंट डेटाबेस चलता है, क्योंकि कैटलॉग में रखता है ना डेटा को। जो डेटा को कैटलॉग में रखेगा उसको डॉक्यूमेंट डेटा भी रखना पड़ेगा, नहीं तो कैटलॉग में क्रिएट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सारा कुछ डिटेल्स देना है, डिस्क्रिप्शन भी देना है, प्राइस भी बोलना है, पिक्चर भी दिखाना है, हो सकता है वीडियो भी दिखाना पड़े। ये सब किस फॉर्मेट में होगा? डॉक्यूमेंट में। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है किसी का समझ में नहीं आया? वी कैन डिस्कस अगेन ना, कोई दिक्कत नहीं, क्लियरिटी होना चाहिए सब्जेक्ट। बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया मतलब मैं नहीं बोल रहा कि डीबीएमएस में आपको मास्टरी करना है, वो अलग चीज है, लेकिन आपको बेसिक आइडिया होना अगर हम लोग को सर सैलरी में जाना पड़ेगा, किसी का सैलरी जाना तो हम डायरेक्ट सैलरी जैसे वहाँ पे भी थे, स्कोर जाना स्कूल कार्ड में जाएगा।
किसी का कम्युनिटी Storage कम्युनिटी structure. আছে লেখা কোথায় এটা হ্যাঁ Last year. একদম last year না স্যার অত শুনেছি ডাটা স্টোরেজ তার উপরে এটা স্টোর সেমি স্ট্রাকচার ডেটা হ্যাঁ ঠিকই তো বলছে সেমি স্ট্রাকচার ডেটা যে ডেটাটা তৈরি হবে সেটা সেমি স্ট্রাকচারই থাকবে না सेमी स्ट्रक्चर माने की फुल हो ना हाफ हो ना आप जब डेटा को सर्च करते हो तो डेटा का सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास आता है पूरा इंफॉर्मेशन नहीं आता आप उसमें क्लिक करोगे तो पूरा इंफॉर्मेशन आएगा इट्स ओनली लाइक शो यू द कैटलॉग যখন তুমি কোনো জিনিস কিনতে যাও তুমি বলো না কি ক্যাটালগ দেখাও আমার মানে উপর থেকে দেখে নাও দিয়ে ক্লিয়ার यस सर तो हमारा काम क्या होगा डेटाबेस में जो भी क्रिएट करो AWS में तो AWS सभी तरह का डेटाबेस को सपोर्ट करता है पहला तो ये मैं इतना कुछ क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज AWS इतना कुछ सपोर्ट करता है इसलिए आपको इतना कुछ सीखना पड़ेगा जानना पड़ेगा सो AWS आपका रिलेशनल डेटाबेस भी सपोर्ट करता है और नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी सपोर्ट करता है तो हम लोगों को AWS को यूज करके दोनों चीज करना है काफी कुछ है डेटाबेस में है ना हम लोग आगे चल के DynamoDB भी सीखेंगे तो यस सर आप बताएं पहले तो हम लोगों को रिलेशनल डेटाबेस में जाना है पहले मैं क्या करूंगा RDS को यूज करने वाला हूँ और RDS के लिए मैं जो यूज करूंगा दैट इज MySQL यूज करूंगा ओके तो ये यूज करने वाला है तो जो भी डेटाबेस आप क्रिएट करोगे ना AWS में जस्ट प्रैक्टिकल करने से पहले बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ बिकॉज आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये सब आएगा सभी चीज ऑप्शंस इसका फोन बनाया तो ये जब डेटाबेस क्रिएट होगा ये डेटाबेस आपका अगर क्रिएट हुआ तो ये भी एक क्या होगा ये भी इंस्टेंस ही होगा सर हम लोग जहाँ ब्राउज AMI करते हैं वहाँ पे जाकर के ये मिलेगा ये अलग जगह मिलेगा ये भी क्या है एक तरह का इंस्टेंस ही क्रिएट होगा जैसे EC2 इंस्टेंस है यस सर तो डेटाबेस जब बनेगा तो ये भी एक एंटिटी होगा ये भी एक इंस्टेंस होगा तो दैट इज कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस इसका टर्म क्या यूज होगा डेटाबेस इंस्टेंस इज इट क्लियर फॉर एवरीवन अच्छा ये चार्जेबल होगा डिपेंड करता है कि किस तरह का आप लोगे फ्री टायर होता है चार्जेबल সফটওয়্যার করে কোনো চার্জই না यस তুমি যদি টাকা নাও দাও AWS কিচ্ছু বলবে না ঠিক আছে এটা মেল করে দিতে হবে যে ভুল করে হয়ে গেছিল নিয়েছিল তোমাকে ছিনিয়ে নিয়েছে নাকি তুমি দিয়েছো সাসপেন্ড তুমি একটা মেল করে দেবে যে আই এম এ স্টুডেন্ট সো আই এম লাইক ডুইং দিস সো wrongly I have forgot to shut down the system EC2 instance kindly waive off my fee 4 টাকার জন্য তোমাকে AWS এ করবে रिक्वेस्ट को मतलब एक्सेप्ट करता है तभी ना रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन आपको बोलना पड़ेगा आई एम ए स्टूडेंट आई एम लर्निंग दिस इससे उसको लगे कि मेरा पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है उसका भी मार्केट देखना पड़ेगा ना भाई देखिए क्लाउड में भी तो मार्केट तुम्हारा कंपटीशन है गूगल क्लाउड है एज़्योर है उसको लगेगा कि मेरा प्रोडक्ट चलो सीख रहा है अच्छी बात है आगे करके मेरा ये कस्टमर हो सकता है नहीं तो फ्री टायर देता ही नहीं अगर ऐसा होता लर्निंग पर्पस की हाँ हाँ अगर आप तुम इसका मतलब 1000 रुपया बिल करके छोड़ दिए उसके बाद ये कर रहे हो तो नहीं हो 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 100 रुपया का ठीक है कर देता है नहीं सर नहीं करता है मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं किया था 72 रुपये मिल रहा है तो किया था हमने इलास्टिक आईपी मेल किए थे क्या सर अभी भी क्या बोला वो मुझे वही मतलब जो जहाँ पेमेंट करना है उसका वो भेज दे रहा है अभी समझ गया इलास्टिक आईपी कार्ड इलास्टिक आईपी के लिए आया था आप क्यों करें इलास्टिक आईपी का तुमको बिल देना ही पड़ेगा हाँ EC2 इंस्टेंस गलती से तुम ज्यादा यूज कर लिए चला के छोड़ दिए S3 चला के छोड़ दिए उसके लिए हम लोग छोड़ देता है अब जानबूझ के तुम इलास्टिक आईपी चला के छोड़ दोगे लेकिन जान के नहीं सकता नहीं हो गया
हाँ रुद्र तो ये डेटाबेस जो क्रिएट होगा वो भी क्या होगा, आपका इंस्टेंस होगा, इट इज आल्सो कॉल्ड इंस्टेंस। और इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए आपको एक मशीन चाहिए, विदाउट सिस्टम आप इस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाओगे। यह ध्यान रखो, आप डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। डेटाबेस ऑलवेज क्या होता है, बैकएंड में चलता है। डेटाबेस कहाँ पे चलता है, बैकएंड में। तो आपका एक सिस्टम चाहिए, जिस सिस्टम से आप डेटाबेस को क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, क्लियर। और ये सिस्टम आपका इंटरफेस है जिससे आप डेटाबेस को मैनेज करोगे। सेम चीज सब जगह होता है। कोई भी वेब सर्वर है, जैसे ही मेरा फेसबुक का सर्वर है, तो ये फेसबुक का क्या है, सर्वर है, वेब सर्वर है, इट्स अ वेब सर्वर। इसमें डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस कहीं और है इसका, ये कनेक्टेड है इसके साथ, इसके बैक एंड में होता है डेटाबेस। तो सेम चीज यहाँ पे डेटाबेस इंस्टेंस अलग जगह में है और आपका सिस्टम अलग जगह में है। अच्छा, अभी ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आप सिस्टम के लिए EC2 यूज कर रहे हो, EC2 इंस्टेंस यूज कर रहे हो, दैट कुड बी लिनक्स, दैट कुड बी विंडोज, अब चाहो कुछ भी ले सकते हो। अगर आप लिनक्स ले रहे हो तो आपको CLI फॉर्मेट में ही कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अगर आप विंडोज ले रहे हो तो विंडोज के लिए आपको कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो इस डेटाबेस को सपोर्ट करता है, तभी वो कनेक्टिविटी होगा। तो हम लोग पहले सीखेंगे किस तरह से कनेक्ट करेंगे डेटाबेस को मशीन पे, ओके, क्लियर। सर एक EC2 इंस्टेंस रहेगा। हाँ। अच्छा, अब कुछ चीजें आपको नोट रखना है, नोट करके रख लो आप। जब आप प्रैक्टिकल करोगे आपको ये ध्यान रखना ही है कि आप जब सिक्योरिटी ग्रुप बनाओगे, सिक्योरिटी ग्रुप दोनों के लिए बनेगा, इसके लिए भी बनेगा और इसके लिए भी बनेगा। तो कुछ सर्विसेज आपको अलाउ करना पड़ेगा, अदरवाइज कनेक्टिविटी नहीं होगा, ठीक है। नहीं, जैसे DBMS जब बनता है तो DBMS का एक खुद का पोर्ट नंबर होता है, जिस पोर्ट पे वो रन होता है। सर क्या है उसका? जिस DBMS को यूज करें उसके अलग अलग पोर्ट है, जैसे MySQL का अलग पोर्ट है ना। अगर आप ये लेते हो, क्या नाम है, Oracle का लेते हो, उसका अलग पोर्ट नंबर है, तो आपको दिखेगा पोर्ट नंबर, उस पोर्ट को आपको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर ये लिनक्स सिस्टम है तो लिनक्स में आपको SSH को अलाउ करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाओ। अगर आप वेब के थ्रू से करना चाहते हो तो आपको HTTP और HTTPS को अलाउ करना पड़ेगा, ओके। पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443। अभी किस लिए यूज होता है सबको मालूम है, ये बोलने की जरूरत है क्या? नो सर। क्लियर है ना? हाँ सर। विंडोज सिस्टम है तो विंडोज सिस्टम आप लेते हो तो वहाँ पे आपको RDP अलाउ करना है। RDP का पता है, RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल 3389 पोर्ट नंबर, और सेम HTTP और HTTPS को भी अलाउ करना है इस पर यूजिंग ये, ठीक है। तो कनेक्टिविटी करने वाले आज तो हम लोग पहले RDS का प्रैक्टिकल करेंगे। RDS का मतलब क्या है, रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस, स्ट्रक्चर भी है RDS, रिलेशनल डेटाबेस। हाँ, रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल में चलता हूँ कि कैसे करूँगा। अच्छा, मैं तो पहले से ओपन कर रखा है। सो नॉर्मली आपका इंटरफेस ऐसा होगा जब आप लॉगिन करोगे तो मैं पहले ओपन कर चुका हूँ RDS को, इसलिए यहाँ पे RDS आ रहा है, बट आपके केस में नहीं आएगा, मतलब ये आपका डैशबोर्ड में नहीं दिखेगा, कंसोल होम में नहीं दिखेगा। जो रिसेंटली विजिट, तो आपको कैसे करना, आप सर्च कर सकते हो RDS को, यहाँ सर्च का ऑप्शन है। अदर वे आप इसमें, ये कितना सारा बटन है, 9 डॉट्स में क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पे एक डेटाबेस बोल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो डेटाबेस में जाकर के भी कर सकते हो। डेटाबेस में गए, अभी तो इसमें काफ़ी सारा चेंजेस हुआ है, काफ़ी सारा ऑप्शंस आ गया है, बहुत कुछ यहाँ पे ऐड हो गया है। तो फिलहाल
हम लोग क्या करने वाले हैं, RDS करने वाले हैं, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, ठीक है, RDS करने वाले हैं। इसलिए मैं अरोरा एंड RDS जो ऑप्शन है उसमें अरोरा एंड RDS। अरोरा भी एक डेटाबेस है जो अमेजन का खुद का प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये ज़्यादा फर्स्ट काम करता है, इसलिए यहाँ पे अरोरा बोल के वो लोग प्रमोट कर रहे हैं चीज़, तो मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर अरोरा एंड RDS में क्लिक किया, ये ओपन हो गया आपका। सो आप अगर कोई पूछता है कि अमेजन अरोरा क्या है, तो अमेजन अरोरा के बारे में यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि ये MySQL एंड PostgreSQL का कंपेटिबिलिटी एंटरप्राइज डेटाबेस है। ये पर डे आपको $1 नहीं $1 चार्ज करेगा। $1 नहीं $1 मतलब 80 रुपये। 128 TB का ऑटो स्केलिंग स्टोरेज कैपेसिटी भी दे रहा है। हाँ, ठीक है। तो मैं कुछ थ्योरी डिस्कशन भी प्रैक्टिकल चलते भी बताऊंगा, बिकॉज काफी सारा कंपोनेंट्स यहाँ पे है जो आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है, जो वहाँ पे आप नहीं लिखे हो, ये मुझे नहीं बताया, यहाँ पे है। हाँ? तो आप 2 घंटे के लिए चलेंगे, आपको 1 डे का पूरा देना पड़ेगा क्या? हाँ, अगर डे वाइज चार्ज करता है कोई, तो इसका मतलब आप सारा दिन में 1 मिनट में चलाओगे तो पूरा चार्ज करना है, 85 रुपीज देना है। 4 आवर्स चलाओगे तो नहीं करेगा उसको अच्छे से, ठीक है। फिर हम लोग अरोरा यूज नहीं करेंगे। अगर मंथली बिल होता है तो जैसे मंथली बोला $10 लगेगा, 1 दिन में चलाओगे तो क्या होगा, मंथली पैसे देना मंथली के भी पैसे देना है। तो ये समझो बातों को कि वो जब बिलिंग कर रहा है तो किस फॉर्मेट में, आवरली कर रहा है, डेली कर रहा है, या फिर मंथली कर रहा है, या ईयरली कर रहा है। जैसे ईयरली बोला $1000 लगेगा, तो 1 दिन चलाओगे तो क्या होगा, 1000 ही बिल नहीं आएगा सर। चलो देखते हैं। तुम M5 यूज करके देखो ना, $1000 करेगा। हाँ, M5 चला के 1 दिन छोड़ दे। M5 परफॉर्मेंस बेस्ड अच्छा है। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उससे ज़्यादा बहुत ये डैशबोर्ड है, ये आपका डेटाबेस का डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या डेटाबेस आप बना के रखे हो। यहाँ पे मेरा कोई भी डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है, सब 0 दिख रहा है। अभी डैशबोर्ड के नीचे आपका डेटाबेसेस दिखेगा, यहाँ पे देखो डेटाबेसेस, यहाँ पे मैं कोई भी डेटाबेसेस अभी तक क्रिएट नहीं किया हूँ, ब्लैंक दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट डेटाबेस। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग पहला प्रैक्टिकल करते हैं डेटाबेस का। तो वी आर चूजिंग क्रिएट डेटाबेस। नाउ अभी आप देखो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, डेटाबेस क्रिएशन मेथड। तो 2 तरह का आपको ऑप्शन अभी AWS प्रोवाइड करता है कि आप अगर चाहो तो स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हो, इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस होगा, कस्टमाइज कर सकते हो, चूज कर सकते हो। और दूसरा, आप अगर नया कर रहे हो, आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसका ईज वे भी यूज़ कर सकते हो, है ना। सो इजी क्रिएट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वही दिखेगा, बाकी बाय डिफॉल्ट वो AWS चूज कर लेगा, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो मैं पहले देखता हूँ स्टैंडर्ड क्रिएट में जाता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड क्या है इसका मतलब। तो इस ऑप्शन में जाओगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन आप अगर ईज वाले पे जाओगे तो इजी वाले में जाओगे तो आपका ऑप्शन काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं स्टैंडर्ड में जाता हूँ। अभी आता है इंजन कि डेटाबेस इंजन क्या यूज़ करना चाहते हैं, मतलब क्या सॉफ्टवेयर आप MySQL। तो देख सकते हो अलग अलग सॉफ्टवेयर सर हैं, नहीं सर, अरोरा यूज़ कीजिए। ठीक है। मेरा लॉगिन में अरोरा यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा भैया लॉगिन कीजिएगा, आप लॉगिन कीजिए ना, $1 ही तो है, बड़ा बात थोड़ी है आपके लिए। हाँ राजा भी यही तो बोलते हैं, $1 तो है। ठीक है। अरोरा का दोनों वर्जन अवेलेबल है, वो PostgreSQL भी है और MySQL भी है। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू यूज़। और इसमें अलग अलग तरह का ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड करेगा ही। हम लोग चलते हैं MySQL। सो वी आर चूजिंग MySQL। सो MySQL के बारे में अगर आपको बेसिक आइडिया नहीं है, सो आपको ये भी AWS आपको बता देगा कि ये क्या है।
आप यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि क्या है ये हाँ? पढ़ के भी समझ नहीं आया So देख सकते हो these are the all databases. तो ये databases क्या है? रिलेशनल डेटाबेस है या नॉन रिलेशनल? रिलेशनल ये सारा रिलेशनल डेटाबेस है. Aurora is also relational database. PostgreSQL is also relational database. ठीक है? MySQL is also relational database. Oracle, MariaDB ये सभी कुछ देख रहे हो? सर पर ये पोस्टग्रे का लोगो बहुत सुंदर लग रहा है. हाँ? PostgreSQL का लोगो ना. PostgreSQL is also very popular. ये भी बहुत पॉपुलर आपका. स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन. तो अभी MySQL में चूज किया हो. अभी MySQL जब चूज करोगे आप तो यहाँ पे आपका इंजन वर्जन भी आ जाएगा. बिकॉज एक सॉफ्टवेयर का मल्टीपल वर्जन्स होते हैं. पुराना वर्जन होता है, नया वर्जन होता है. डिस्टर्ब कर सकते हैं. Choose database ठीक है. तो choose MySQL. अभी MySQL में आप देख सकते हो अलग अलग वर्जन्स है. पुराना बड़ा वर्जन भी अवेलेबल है यहाँ पे. ये तो लेटेस्ट है ना सर जो लगा है. सर मैं लेटेस्ट वाला लिया हूँ. बाय डिफॉल्ट जो चूज था 8.0.4 इंजन वर्जन ना सर. सर अगर इसके बदले कुछ और ले तो कुछ और नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जितना पुराना वर्जन लोगे उतना तुम्हारा वीक हो जाएगा आपका डेटाबेस. बिकॉज उसमें क्या होगा, उसमें वल्नरेबिलिटीज क्रिएट होगा. जैसे मैं अगर विंडोज 11 यूज नहीं करके विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम डालूंगा तो ये इसका सिक्योरिटी काफ़ी लो हो जाएगा. बिकॉज अभी इसका अपडेट नहीं आता है. हाँ, लेकिन इसमें सारा डेटाबेसेस जो भी यहाँ पे डिफाइंड है सभी कुछ का अपडेट्स अवेलेबल है. या फिर बोल सकते इसका मैनेजमेंट पूरा AWS ही करेगा. मतलब डेटाबेस अगर कोई आप यूज करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उसका अपडेट आता है, उसका पैच आता है. ये इम्पोर्टेंट है. अगर आप टेक्निकल प्रोफाइल से हो तो आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं अगर यूज करता हूँ उसका पैचिंग प्रॉपर होना चाहिए. अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर कुछ दिन बाद वीक हो जाता है, जिससे आपका सिस्टम रिस्क में चला जाएगा. कोई भी अटैकर, हैकर आपका सिस्टम को एक्सेस कर सकता है. तो पैचिंग होना चाहिए, प्रॉपर अपडेट होना चाहिए. इसलिए हम लोग कोई भी फोन में भी जब आता है कोई अपडेट तो हम लोग इंस्टॉल करते हैं. नहीं करेंगे तो आपका फोन भी वीक हो जाएगा. वो अलग बात है, पैसा नहीं दोगे फ्री में कितना दिन का देगा. अच्छा, अभी देखो यहाँ पे टेम्पलेट्स में ध्यान दो. ये मैं कुछ चीजें वहाँ पे लिस्ट पे मेंशन नहीं किया हूँ. तो यहाँ पे 3 तरह का आपके पास ऑप्शन है. टेम्पलेट्स है, एक है आपके पास प्रोडक्शन का ऑप्शन जो रियल सिनारियो में यूज होता है. पर कंपनी ज़्यादातर इसी को प्रेफर करता है प्रोडक्शन, बिकॉज इसमें मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, पर इसका बिलिंग काफ़ी ज़्यादा होता है. दूसरा है उन लोगों के लिए जो टेस्टिंग करता है, टेस्टिंग पर्पस डेटाबेस को यूज करता है, डेवलपिंग के लिए. और हम लोगों के लिए हम लोग गरीब आदमी के लिए क्या है, फ्री टाइम. तो जब आप फ्री टायर यूज करोगे तो आपका मल्टीपल ऑप्शन ही चला जाएगा, सब डिसेबल हो जाएगा. आपको यहाँ पे कुछ करने का ऑप्शन ये डिसेबल हो गया है इसे, है ना. लेकिन आप प्रोडक्शन में अगर जाओगे तो सारा ऑप्शन अवेलेबल होगा. आप रियल सिनारियो में यूज कर सकते हैं. और डेवलपिंग और टेस्ट में उसमें भी मिलेगा आपको ऑप्शन. ठीक है, ये भी मिलेगा ऑप्शन, सभी ऑप्शन मिल रहे हैं. तो रियल लाइफ में, रियल सिनारियो में कंपनीज ज़्यादातर किसको प्रेफर करते हैं, प्रोडक्शन. और जो टेस्टिंग करते हैं उन लोगों के लिए Reliability and test and fast consistent performance. डेव टेस्ट में किस तरह से ये काम करता है?
जैसे आप कोई टेस्टिंग करना चाहते हो ना, देयर इज अ लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टर्स आर देयर और डेवलपर्स आर देयर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर्स ऑन पर्टिकुलर डेटाबेसेस, तो उन लोगों के लिए ये सूटेड है टेम्पलेट्स, लेकिन जो रियल लाइफ में लॉन्च कर रहा है सॉफ्टवेयर को वो प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन के लिए जाएगा, बट यहाँ पे टेस्टिंग के लिए वो लॉन्च नहीं करेगा, टेस्टिंग करेगा, सिर्फ R&D करेगा। বললো যে ওর ভাইবার জন্য কোথাও একটা বসাতে বসিয়ে দাও না, ওই ল্যাপ করে একটা হেডফোন দিয়ে ক্যামেরা দিয়ে অনেক তো বলো না 11:30 দেখো না, ল্যাব খালি দেখো এমন এক্সপেকটেশন আমার आज तो शनिवार ना, BCA बैच तो नहीं, खाली থাকার তো কথা। ये है डेटाबेस इंस्टेंस आइडेंटिफायर। मैं प्रोडक्शन में जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये बाय डिफॉल्ट इसका नाम आता है डेटाबेस 1। जरूरी नहीं कि आपको सेम नेम रखना है, आप चाहो तो नेम को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन अगर नेम चेंज करते हो तो आपको इसको याद रखना है कि क्या नाम रखते थे डेटाबेस, बिकॉज जब पेड करोगे आपको तो वो नाम देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक मास्टर यूजर नेम होगा जो यूजर उस DBMS को मैनेज करेगा। जैसे एक सिस्टम में यूजर नेम होता है जो सिस्टम को मैनेज करता है, जिसके पास पावर होता है सब कुछ करने का। जैसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं विंडोज में और लिनक्स में रूट बोलते हैं, इस तरह से DBMS को भी मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, एक यूजर चाहिए। और यहाँ पे यूजर होगा क्या, कौन सा यूजर होगा, एडमिन होगा। देखो यहाँ पे एडमिन बाय डिफॉल्ट आ गया। अभी बोल रहा है कि क्रेडेंशियल मैनेजमेंट, आप किस तरह से पासवर्ड जनरेट कराना चाहते हो या फिर सेल्फ मैनेज करना चाहते हो, क्या करना है। স্যার একটা ল্যাব খালি আছে, বলবো তাহলে একটু পরে স্টার্ট করছি। हाँ 11:30 कौन लैब खाली, ল্যাব 1 খালি আছে। 11:30 তে বলো को स्टार्ट कर रहे हैं। হ্যাঁ ওই 11:40 বলছি, আপনি তো ল্যাব ছাড়বেন না তার আগে। একজনই তো আছে, এত কত প্রসেসও করাতে পারবো না। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, AWS खुद ये सीक्रेट की जनरेट करेगा, सर अभी सबसे क्या सिक्योर। दूसरा ऑप्शन क्या है, नहीं मैं सारा प्रोडक्शन का ऑप्शन में जाकर मैं दिखाने के लिए क्या हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है, मैं यूज करूंगा नहीं, इसका बिलिंग काफी ज्यादा होता है। सेल्फ मैनेज में जाकर के आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड डिफाइन कर सकते हो, जो आप पासवर्ड आप देना चाहते हो। एडमिन का पासवर्ड होगा ना, एडमिन का पासवर्ड क्या देना आप, तो वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ये मोस्ट सिक्योर। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑटो जनरेट पासवर्ड, ये पासवर्ड खुद जनरेट कर देगा आपके लिए, ठीक है। दूसरा इसको अनचेक करोगे तो आपको बोलेगा पासवर्ड देने के लिए, ठीक। ये पासवर्ड में कम से कम आपको क्या बोल रहा है कि 1 कैरेक्टर होना चाहिए, इसमें ये सिंबल्स नहीं चलेगा, यू कांट यूज दिस सिंबल्स, ठीक है। सिर्फ कैरेक्टर और नंबर्स चलेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन स्लैश यूज नहीं कर सकते, इन्वर्ट कॉमा यूज नहीं कर सकते, एट ये 3-4 चीज छोड़ करके आप बाकी ये स्पेसिफिकेशन सारा फॉलोइंग जो सिंबल्स दिए इनको यूज नहीं करना पड़ता, बाकी आप जो साइफर जो सिंबल्स अच्छा, अब देखो यहाँ पे 3 तरह का आपको ऑप्शन मिल रहा है इंस्टेंस का, है ना। एक स्टैंडर्ड क्लासेस है जिसमें काफ़ी हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन आप यूज़ कर सकते हो, 8 GB का भी है, 16 GB का भी है, 64 GB का भी है, 384 GB का भी मशीन है, ठीक है। और मेमोरी ऑप्टिमाइज में और ज़्यादा आपको मिलेगा। आप अगर चाहते हो कि नहीं मेरे को रैम ज़्यादा चाहिए, मेरा लोड ज़्यादा है, CPU वर्चुअल CPU हाँ DBMS है ना, वो डेटाबेस होता है उसके अंदर, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा फर्स्ट। तो आप किस तरह का लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लार्ज वाला भी ले सकते हो। और बस टेबल मतलब होता है एकदम बेसिक, ठीक है, बस टेबल मतलब एकदम बेसिक लेवल का। अच्छा, स्टोरेज का जो होगा, देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप DBMS क्रिएट करोगे, DBMS के लिए जो स्टोरेज बनेगा बाय डिफॉल्ट वो EBS होगा। कौन सा वॉल्यूम होगा, EBS। ये S3 में कभी नहीं बन सकता, इट इज इम्पॉसिबल, EFS में कभी नहीं बन सकता। जैसे एक सिस्टम बनता है, जैसे आप लिनक्स मशीन लेते हो या विंडोज मशीन लेते हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, EBS होता है। इसमें भी क्या ध्यान रखना है आपको, EBS ही होगा। मतलब ये पूछ सकता है कोई सवाल आपसे कि DBMS में जब वॉल्यूम क्रिएट होगा तो कौन सा वॉल्यूम क्रिएट होगा, तो आंसर क्या है, EBS वॉल्यूम क्रिएट।
तो EBS वॉल्यूम में आप क्या वॉल्यूम, किस तरह का वॉल्यूम लेना चाहते हैं? जनरल पर्पस SSD है और मैग्नेटिक है, प्रोविजन IOPS है, इट्स वेरी मतलब हाई लेवल का ये है, थोड़ा सा आपको आउटपुट ज़्यादा चाहिए, जिसका IOPS काफ़ी ज़्यादा है, 3000 है, तो इसका IOPS 1000 से लेकर के 256,000 तक हो सकता है, क्योंकि इसको काफ़ी फर्स्ट रीड राइट करना है, अदरवाइज आपको फर्स्ट सर्विस नहीं मिलेगी। तो ना ATM में पैसा उठाने गए तो घूम रहा है गोल 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 गोल, क्योंकि इसका बैक एंड में कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया नहीं, इसकी वजह से। बैक एंड में कॉन्फ़िगरेशन इसका पूरा 2 लाख ठीक है, अभी ये तो रख देंगे, हाँ थोड़ा सा यूं हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पे एडिशनल स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में आना है, ठीक है, इसको क्लिक करना है, ये ऑप्शन आता है ऑटो स्केलिंग का। आपको क्या ऑटो स्केलिंग करना है? ऑटो स्केलिंग क्यों करते हैं? ऑटो स्केलिंग करने का मकसद क्या है कि मेरा सिस्टम में लोड अगर ज्यादा बढ़ जाए तो उस लोड को मैनेज करने के लिए ये वर्टिकली इसको मैनेज करेगा। हाँ, कि और भी कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज कर दो, जिससे लोड को मैनेज कर सके। हाँ, नहीं, हॉरिजॉन्टली क्यों करेगा सर ये? हाँ, तो ये क्या बोल रहा है क्या कि ये ऑटो स्केलिंग का मैक्सिमम कितना यूज करना चाहते हो? आप चाहते हो कि 65,536 GB कर दे आपका मैक्सिमम, तो वो भी कर सकते हैं। प्रोसेसर रैम का यूसेज को बढ़ा दे, मतलब सर अपडेट करके सर्वर का ये थ्रेशोल्ड है, ये थ्रेशोल्ड है। आप मैक्सिमम कितना देना चाहते हो? बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ेगा? जेब में कितना पैसा है उसके हिसाब से आपको बढ़ना पड़ेगा ना। जितना आप लगाइए उतना बढ़ेगा। क्लियर? AWS का तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है बैक एंड से, तो बाय डिफॉल्ट ये 1000 लेता है, आप अगर चाहो तो इसको 65,536 तक बढ़ा सकते हो। सर लगेगा कितना सर? देखते हैं, बिलिंग नीचे बिलिंग आएगा तो। अभी देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखो कि ये क्या कर सकता है, ये स्टैंड बाय बना सकता है। स्टैंड बाय मतलब क्या होता है? एक प्राइमरी, दूसरा स्टैंड बाय। इसका मतलब क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर डाटा इंटेलिजेंस। हाँ, कि एक प्राइमरी डेटाबेस है, ये अगर कोई डिलीट हो गया या गलती से ये डाउन हो गया तो मेरा काम बंद हो जाएगा। तो आप चाहो तो मल्टी एजेड में, मल्टी एजेड मतलब जिस एजेड में आपका प्राइमरी है दूसरा एजेड में ये इसका एक्सटेंड बाय क्रिएट करेगा। अगर ए में है तो ये बी में क्रिएट करेगा। जैसे अगर एक एजेड डाउन हो गया, दूसरा एजेड आपका स्टैंड बाय ऑटोमेटिकली प्राइमरी हो जाएगा। क्लियर? तो ये करवा सकते हो आप अगर चाहो तो, यहाँ पे ये ऑप्शन देके रखा है। ओके, सो क्रिएट स्टैंड बाय, ये ऑप्शन देके रखा है। इसका बिलिंग अलग आएगा अगर करेंगे। अगर नहीं करेंगे क्रिएट तो डू नॉट क्रिएट कर दो, नहीं करना है क्रिएट तो डू नॉट क्रिएट, दोनों ऑप्शन देके रखा है। कंपनीज तो सर क्रिएट करती होंगे सर। हाँ, ये आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी में आना है। कनेक्टिविटी में क्या आपको ये डिफाइन करना है कि आपको क्या EC2 इंस्टेंस से अभी डेटाबेस को कनेक्ट करना है? अभी अगर कनेक्ट करना है तो इस ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे EC2 इंस्टेंस को चूज करना है। अगर क्रिएट नहीं EC2 इंस्टेंस तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? क्रिएट करो। अगर बाद में करना है तो क्या करेंगे हम लोग? डोंट कनेक्ट टू EC2 इंस्टेंस नाउ, अभी नहीं करना हम लोग, बाद में कर लेंगे। ठीक है, अगर VPC रहेगा सर, VPC के भी ऐड कर लेंगे। স্যার ও ইন্টারভিউ দিতে এসছে, আপনার সাথেই কথা বলবে, তো ম্যাডাম বললো আপনার ক্লাসে একটু বসতে। হয়ে গেছে, বসতে বলো না, 5-10 মিনিট আছে। 5-10 মিনিট এখানে বসালে চলে এসো। যাও। হ্যাঁ, अभी यहाँ पे नीचे में क्या ऑप्शन आ रहा है? VPC का। एक VPC डिफॉल्ट जो मेरे यहाँ पे बना हुआ है वो मुझे दिख रहा है। मैं अगर कस्टमाइज VPC करके बना रहा हूँ तो मैं यहाँ से VPC को भी डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, कि मेरा इस VPC में ये DBMS कनेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये आपको देना ही है। क्या देना है? पब्लिक एक्सेस। DBMS को पब्लिक एक्सेस में यस करना है, अदरवाइज बाहर से DBMS एक्सेस नहीं होगा। फिर बोले थे हाँ, वो तो बाद में आएगा, अभी एक्सेस करता है। हाँ, अभी आते हैं सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल। ये आपको चूज नहीं करना है, आपको क्या करना है? क्रिएट करना है।
क्रिएट करना है इसको, Yes, sir. और क्रिएट करने के टाइम में आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि मेरा सिक्योरिटी ग्रुप होगा ये DB SG1, कुछ भी नाम दे दिए चलो। और एबिलिटी जोन का भी ऑप्शन है। मैं एक्चुअली अभी नॉर्थ कैलिफोर्निया में हूँ, तो यहाँ पे दो ही एजेड है, 1A है और 1C है। तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए करना है, बिकॉज आप जब सिस्टम क्रिएट करोगे, जिस सिस्टम को कनेक्ट करोगे EC2 इंस्टेंस को, अगर ये 1A में है तो आपको DB भी आपको 1A में ही करना है। सेम रीजन है तो Same DB as आप 1B में बनाए हो, रीजन नहीं, Reason नहीं है, एबिलिटी जोन। जोन तो आपको उसी रीजन एबिलिटी जोन में बोलिए दीक्षा उसी एजेड में ही करना है। Yes, sir. आप बोलिए सर। हाँ। सही बोल रही है ना। सर अजय भैया तब से ना कुछ। आप अजय भैया की जगह में बैठ कर अजय भैया बात पढ़ा रहे आज सर अजय भैया से पूछे। ठीक है, तो मैं अभी क्या चूज किया हूँ, 1A। Yes. ठीक है, और क्या ऑप्शन है? एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना है, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन आपको जाना ही है। हाँ ठीक सर, है? ये SQL का डेटाबेस। अब देखो यहाँ पे पोर्ट नंबर दिखा है। Yes, sir. मैं एक्चुअली MySQL यूज किया, इसलिए यहाँ पे 3306 दिखा है। Yes. तो ये पोर्ट को अलाउ कर देगा ये, ठीक है। डेटाबेस ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, इसका मेथड क्या है? पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। ये यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड जो डाले हैं वही पासवर्ड से ये लॉगिन करेगा डेटाबेस। ठीक है, इसलिए मैं पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। मॉनिटरिंग मैं अगर चाहूँ तो करवा सकता हूँ। एडवांस मॉनिटरिंग में ये थोड़ा सा चार्जेबल ज़्यादा है इसका। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड रखता हूँ। ठीक है, एडवांस में क्लाउड वॉच है, मतलब वो मॉनिटरिंग करेगा। हाँ, इंटीग्रेशन विद क्लाउड वॉच एप्लीकेशन से। हाँ हाँ, आपका अकाउंट लॉगिन कीजिए सर, कुछ स्किप नहीं करेंगे। तो लॉग्स भी आप जनरेट करा सकते हो अगर चाहो तो। अच्छा, यहाँ पे एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। सर 5200। ये एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आपको आना ही है। ये चीज़ को आपको क्लिक करके वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। आप अगर एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाओगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन अधूरा रह जाएगा, या फिर AWS जो कॉन्फ़िगर कर दिया वही कॉन्फ़िगर हो जाएगा, उसके हिसाब से बिलिंग भी आएगा। ठीक है, तो आपको हर चीज़ को चेक कर लेना है। तो डेटाबेस ऑप्शन में मुझे डेटाबेस नेम देना है। जैसे मैं इसका नाम डाल दिया KK356, तो ये डेटाबेस का नाम हुआ। इस डेटाबेस का नाम को आपको नोट करके रख लेना है, बिकॉज जब कनेक्टिविटी करोगे तो इसी नेम से कनेक्टिविटी करना है। ठीक है, अगर आप बैकअप करना चाहते हो, बैकअप क्या होता है? ऑटो स्केलिंग डिफरेंट थिंग्स। बैकअप मतलब होता है जो डेटाबेस आपका क्रिएट है उसका एक बैकअप क्रिएट करेगा, एक कॉपी क्रिएट करेगा। अगर मैं इसको एनेबल करता हूं तो इसके लिए चार्ज ही मुझे देना पड़ेगा मुझे AWS, लेकिन और मतलब रिस्क फ्री होने के लिए मुझे ये करना ही है। अगर मैं रियल लाइफ में कर रहा हूँ, रियल सिनेरियो में कर रहा हूँ, तो ये बैकअप क्रिएट करेगा, लेकिन बैकअप के लिए वो S3 बकेट यूज करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो बैकअप कहाँ पे रखेगा? S3 बकेट पे रखेगा। ये भी पूछ सकता है इंटरव्यू में आपसे, क्योंकि S3 इज लाइक वेरी गुड स्टोरेज फॉर स्टोरिंग द डेटा विच इज एनीथिंग, है ना। S3 एक ऐसा स्टोरेज है जहाँ पे हर तरह का डेटा रख सकते हो, जैसे पिक्चर हो, वीडियो खुद भी 3 कॉपी बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर बाय चांस हो जाए। ये आपका बैकअप विंडो है कि कब कब बैकअप लोगे। नो प्रेफरेंस है। अगर आप चूज विंडो करते हो तो यहाँ पे आपको टाइम वगैरह सेट कर देना है कि इस टाइम में बैकअप हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। तो ये आपके ऊपर है। एवरीडे का रहता, तो एवरीडे का ही मतलब वो 12 घंटे जैसे चला रहा, उसके बाद वो बैकअप लेने का। हाँ, ठीक है। इंक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, आप अगर चाहो तो डिसेबल कर सकते हो। इंक्रिप्शन इनेबल रहना ही अच्छा है। ये आपका बिलिंग का आ गया। 5200 ज़्यादा बिल नहीं आया है, ज़्यादा नहीं। ये क्रिएट करने से ज़्यादा बिल नहीं आएगा। $5000 डॉलर है। सर DB इंस्टेंस तो 4900 USD डॉलर सर रुकिए सर, इसके बाद बहुत है। ज़्यादा है? क्यों आपके ज़्यादा नहीं है?
नहीं अजय भैया का नहीं। तो ये डेटाबेस का जो डेटाबेस में टाइप यूज कर रहा हूँ दैट इज प्रोडक्ट ना प्रोडक्शन, तो इसी का बिलिंग तो 4900 के बाकी तो आपका स्टोरेज का ले रहा है 55 USD 95,000 और IOPS का ले रहा है 330। ठीक है, 5 to 9 तो लगभग कितना आ रहा है 5 लाख। सर अगर 5,000 में है तो 5 लाख के आसपास। ठीक है 5 लाख कर देते हैं बड़ा है। 5 to 9 में सर 4 लाख। तो क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे, क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पे? तो हम लोग गरीब आदमी हम लोगों को क्या करना है? फ्री टायर ठीक है, सीखने लिए हम लोग फ्री टायर यूज करेंगे लोलिटा आ गई सर। और फिर इसको कंप्लीट करना है और नेक्स्ट डे इसको प्रैक्टिकली हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज तो टाइम हो गया है, बाकी लोग हाँ? नहीं सर सर थोड़ा सा समय देना चाहिए सर इसमें। अभी बिलिंग आपका काफी कम हो जाएगा, अब बिलिंग तो दिखेगा ही नहीं, ये आपको दिखाएगा यहाँ पे। नहीं फिर भूल जाएगा डिलीट करना, फिर बिल आ जाएगा। नहीं सर कोई बात नहीं सर, हम कर देंगे आपके देख रहे सर अकाउंट में लॉगिन करके कीजिए ना सर कल करेंगे मतलब वही DBMS का बिलिंग थोड़ा ज्यादा है। कल तो संडे है मंगलवार नेक्स्ट क्लास कब है? रिकॉर्डिंग ठीक है, फिर आज यहाँ तक ही रखते हैं हाँ? रिकॉर्डिंग ऑफ